सभी विद्यार्थियों और मित्रों को मेरा नमस्कार। भारतीय इतिहास श्रृंखला के व्याख्यान 18 के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आज हम भारतीय इतिहास श्रृंखला के व्याख्यान 18 के अंतर्गत जिस विषय बिंदु पर अपना व्याख्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं उस विषय बिंदु का शीर्षक है आंग्ल सिख संबंध अथवा अंग्रेजों की पंजाब विजय। इस व्याख्यान के अंतर्गत हम इस व्याख्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की पड़ताल करेंगे और इस पूरे व्याख्यान के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से पंजाब को जीता अर्थात सिक्कों पर अपनी निर्णायक विजय प्राप्त की। इस व्याख्यान के अंतर्गत हम सबसे पहले जिस बिंदु के बारे में बात करेंगे वो बिंदु है सिक्कों का राजनीतिक शक्ति के रूप में आविर्भाव कैसे हुआ। इसके बाद हमारी बात होगी रणजीत सिंह के अधीन सिक्कों का एकीकृत शक्ति बनने से संबंधित प्रकरण के बारे में। इसके अलावा तीसरे बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे 1800 से 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह और कंपनी यानी कहने का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी और रणजीत सिंह के बीच के संबंध किस प्रकार के थे। चौथे बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी 1839 से 1845 के दौरान सिक्कों की राजनीतिक स्थिति है, उनकी सामाजिक धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति है वो किस प्रकार थी। यहाँ पर हमारा फोकस ज्यादातर सिक्कों की राजनीतिक स्थिति के बारे में होगा। पांचवें बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी 1839 से 1845 ईस्वी के दौरान कंपनी की कौन सी ऐसी उत्तेजक गतिविधियां थी या कंपनी के ऐसे कौन सी बयानबाजी थी जिसके कारण से सिक्कों में एक प्रकार से आंतरिक हलचल पैदा होती है और जिसकी परिणति प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के रूप में देखने को मिलती है। छठे बिंदु के अंतर्गत हम इसी से संबंधित प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का लेखा जोखा है वो जानने का प्रयास करेंगे। सातवें बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की 1848 से 49 ईस्वी में जो युद्ध हुआ उसके बारे में। बाद में आठवें बिंदु के अंतर्गत कि इन आंग्ल सिख युद्धों के जो आंग्ल सिख युद्ध जो दो युद्ध हुए उनका अंतिम परिणाम किसके पक्ष में जाता है और इससे भारत में कंपनी की गतिविधियों पर या कंपनी के राजनीतिक शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है और भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश साम्राज्यवाद कितनी मजबूती से स्थापित होता है, इसकी पड़ताल हम आठवें बिंदु के अंतर्गत करने जा रहे हैं। बाद में अंत में सबसे अंत में हमारी बात होगी, हमारी चर्चा होगी परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर। तो आज का हमारा जो व्याख्यान है आंग्ल सिख संबंधों पर केंद्रित है या हम कहें कि अंग्रेजों की पंजाब विजय से संबंधित अभियान पर केंद्रित है, जिसको हम इस पूरे व्याख्यान के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया को हम समझने का प्रयास है वो करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिक्कों का एक राजनीतिक शक्ति के रूप में आविर्भाव किस प्रकार से हुआ। अगर हम सिक्कों का राजनीतिक शक्ति के रूप में आविर्भाव की बात करें तो मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि ये वो ही सिक्ख थे। सिक्ख का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र। पवित्रता का पर्याय कोई ही सिख कहा जाता है। गुरु नानक देव जो 15वीं और 16वीं सदी में जो महत्वपूर्ण एक धार्मिक विचारक थे, निर्गुणवादी परंपरा के जो भक्ति आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण संत थे, उन्होंने जो धार्मिक विचार दिए, जो उपदेश दिए, सामाजिक समरसता से संबंधित जो विचार रखे, बाद में उन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाने का क्रम बाद के गुरुओं ने किया और 10वें गुरु गोविंद सिंह के समय में सिख एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर करके सामने आते हैं। लेकिन उस समय तात्कालिक मुगल बादशाह औरंगजेब के समय सिक्कों को लगातार मुगलों से संघर्ष का सामना करना पड़ता है क्योंकि औरंगजेब किसी भी हालात में सिक्कों को मुगलों के समकक्ष एक राजनीतिक शक्ति नहीं बनने देना चाहते थे। तो एक लंबा संघर्ष चलता है। जब गुरु गोविंद सिंह की 1708 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है उसके बाद में सिक्कों का नेता होता है बंदा बहादुर, जो सिक्कों की ओर से मुगलों के खिलाफ संघर्ष है उसको छेड़ देता है। बाद में मुगल और सिक्कों के बीच में जो संघर्ष चलता है 1717 ईस्वी में 1715 ईस्वी के करीब है वो बंदा बहादुर है उसकी मृत्यु हो जाती है। बाद में सिख है अलग अलग प्रकार से कुछ समय के लिए सिक्कों का एक राजनीतिक शक्ति के रूप में जो आविर्भाव है, जो लग रहा था कि वो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, तो सिख है वो कहीं ना कहीं से राजनीतिक रूप से विखंडित हो गए, उनका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था। लेकिन जब हम 18वीं सदी के 7वें दशक की बात करते हैं अर्थात 1764 ईस्वी में औपचारिक रूप से सिख राज्य की स्थापना होती है और ये सिखों के जब राज्य की स्थापना
होती है तो जो सिखों के जो अलग अलग जो समुदाय थे वो अपने आप को 12 मिसल, जो कि उनकी मिसल का मतलब सिखों की जो राजनीतिक इकाई थी जो अलग अलग सिख समुदायों में बटी हुई थी, तो 12 सिख मिसलों के रूप में सिखों के राजनीतिक शक्ति का आविर्भाव होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1764 ईस्वी में सिख राज्य की स्थापना हुई और प्रारंभ में सिख समुदायों का 12 मिसलों के रूप में विभाजन है वो देखने को मिलता है। ये 12 मिसल है एक महत्वपूर्ण मुद्दों पर बैठ करके एक साथ विचार विमर्श करती थी, लेकिन प्रत्येक मिसल का अलग अलग अपने अपने इलाके में प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसकी अलग अलग प्रकार की आर्थिक व्यवस्था थी, और जब कभी कोई महत्वपूर्ण मुद्दा होता था तब ये 12 मिसलों के प्रधान बैठ करके कोई किसी साझे निर्णय पर सहमत हुआ करते थे। वैसे देखा जाए तो ये प्रारंभ में जो सिख राज्य की स्थापना हुई वो एक परिसंघ के रूप में थी, जो कि 12 मिसलों के अस्तित्व पर टिका हुआ था। एक मिसल दूसरी मिसल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती थी। तो प्रारंभ में जो सिख राज्य की स्थापना है वो 1764 ईस्वी में हुई और सिख समुदायों का 12 मिसलों के रूप में विभाजन हुआ, अर्थात जो अलग अलग जो सिख सरदार थे उन्होंने अलग अलग इलाकों में अपनी अपनी राजनीतिक इकाइयों की स्थापना की, जिन्हें हम कहते हैं मिसल के नाम से जिन्हें जाना जाता है। इनमें प्रारंभ में भंगी मिसल, भंगी के नाम से जो मिसल थी वो सबसे शक्तिशाली थी, और इसी प्रकार रावी और चेनाब नदी के बीच में सुकरचकीय मिसल है उसका शासन था। रणजीत सिंह की जिसकी हम बात करेंगे बाद में, जिसके अधीन सिख भारत की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति बनते हैं और पंजाब में एक स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना की जाती है। उस रणजीत सिंह का संबंध इसी सुकरचकीय मिसल से था। तो जब भी हमसे ये पूछा जाए कि किन नदियों के बीच में सुकरचकीय मिसल थी, तो रावी और चिनाब नदियों के बीच में सुकरचकीय मिसल थी, और रणजीत सिंह का संबंध भी इसी सुकरचकीय मिसल से था। रणजीत सिंह के जो पिताजी थे महासिंह जी, वो सुकरचकीय मिसल के ही प्रधान थे। रणजीत सिंह की अगर हम बात करें तो 1780 ईस्वी में रणजीत सिंह का जन्म होता है और 1792 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु होने के बाद स्वाभाविक रूप से वो सुकरचकीय मिसल के प्रधान बनते हैं। तो आप देखिए कि जब रणजीत सिंह सुकरचकीय मिसल के प्रधान बनते हैं, अर्थात रणजीत सिंह के हाथों में जब सुकरचकीय मिसल की कमान आती है तो उस समय उनकी आयु सिर्फ 12 वर्ष होती है। इसलिए इतनी अल्प व्यवस्था में सुकरचकीय मिसल का शासन चलाना उस समय रणजीत सिंह के लिए संभव नहीं था। इसलिए रणजीत सिंह को शासन कार्यों में सहयोग देने के लिए एक रीजेंसी काउंसिल यानी प्रतिशासक परिषद का गठन किया गया। उस प्रतिशासक परिषद में उसकी मां शामिल थी, इसके अलावा दीवान लखपत राय शामिल थे, और रणजीत सिंह की एक खास स्त्री थी सदा कौर है, वो भी इस रीजेंसी काउंसिल में रणजीत सिंह का प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देने के लिए साथ थी। तो 1792 से 1797 ईस्वी तक रीजेंसी परिषद के द्वारा रणजीत सिंह है वो सुकरचकीय मिसल की प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करते हैं। लेकिन 1797 ईस्वी में रीजेंसी परिषद है उसको एक प्रकार से रणजीत सिंह के द्वारा दरकिनार कर दिया जाता है, अर्थात उसके हस्तक्षेप को और उसकी सलाह से कार्य करना रणजीत सिंह बंद कर देता है, और 1797 ईस्वी में सुकरचकीय मिसल के वास्तविक शासक के रूप में स्वयं अपने आप से रणजीत सिंह है वो सुकरचकीय मिसल के प्रमुख शासक बन जाते हैं, अर्थात अब उनको सलाह और सहायता के लिए किसी रीजेंसी परिषद की आवश्यकता नहीं थी। तो जब हम बात करें कि 1797 ईस्वी की जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि रणजीत सिंह कितने वर्ष की आयु में उन्होंने सुकरचकीय मिसल उनका शासन संभाला, तो 12 वर्ष की आयु में, और 12 वर्ष और 17 साल की आयु में वो अपने आप से शासन करने लगे, अर्थात उन्होंने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, और जिस रीजेंसी परिषद ने उसको प्रारंभ में सत्ता और प्रशासन में सहयोग दिया था, अब वो उस रीजेंसी परिषद के दायरे से वो मुक्त हो चुके थे और उन्होंने स्वतंत्र रूप से सुकरचकीय मिसल में अपनी प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया। अब हम बात करते हैं कि रणजीत सिंह के अधीन सिखों का एकीकृत राजनीतिक शक्ति बनना। इसका तात्पर्य यह है कि जो सिख समुदाय 12 अलग अलग मिसलों में विभाजित थे, उन 12 मिसलों को एक ही एकीकृत शक्ति के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय किसी को दिया जाता है वो दिया जाता है रणजीत सिंह और उसकी सुकरचकीय मिसल को। या इसे हम दूसरे शब्दों में ये समझ सकते हैं कि सभी 12 मिसलों ने अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्ता है वो सुकरचकीय मिसल के मातहत है वो अपनी उसका त्याग कर दिया था, और रणजीत सिंह ने उन 12 मिसलों को वो राजनीतिक एकता और राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया, अर्थात जो सिखों का एक एकीकृत
राजनीतिक शक्ति के रूप में आविर्भाव है वो रणजीत सिंह और उसकी सुकरचकिया मिसल के द्वारा संपादित किया गया। तो रणजीत सिंह ने 1799 ईस्वी में लाहौर को जीता, 1802 ईस्वी में उसकी अमृतसर पर विजय पाई। इसी प्रकार से 1818 ईस्वी में उसने मुल्तान पर कब्जा किया, 1819 में कश्मीर पर कब्जा किया और 1834 ईस्वी में उसने पेशावर पर कब्जा कर लिया। जब 1799 ईस्वी में जब लाहौर पर कब्जा किया और लाहौर सिखों की राजनीतिक राजधानी मानी जाती थी और 1802 ईस्वी में अमृतसर पर कब्जा किया और अमृतसर है वो सिखों की और पंजाब की धार्मिक राजधानी मानी जाती थी। तो जब 1802 ईस्वी में जब अमृतसर पर रणजीत सिंह का जो कब्जा हो गया तो 1802 ईस्वी में ही रणजीत सिंह ने एकीकृत सिख राज्य के शासक के रूप में उनका राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने वहां पर महाराजा की पदवी है वो धारण की। 1802 ईस्वी तक ज्यादातर जो मिसल है उनका एकीकृत सिख राज्य में रणजीत सिंह के अधीन है वो संगठित किया जा चुका था और जो इन मिसलों को जब शामिल किया गया तो उनके जो प्रधान थे उनको अलग अलग इलाकों में जमींदार और जागीरदार के रूप में स्थापित करने का काम है वो किसने किया था, वो रणजीत सिंह ने किया था। इसी समय रणजीत सिंह ने अफगान शासक जमान शाह की भी मदद की थी, क्योंकि अफगान शासक जमान शाह ये अहमद अब्दाली के पोते थे और अहमद अब्दाली के जो पोते जमान शाह है वो पंजाब के सिख राज्यों पर अपना स्वाभाविक अधिकार मानते थे। लेकिन जब रणजीत सिंह ने तेज गति से इन पंजाब में बिखरे हुए अलग अलग सिख राज्यों में सिख मिसलों को अपने अधीन एकत्रित किया, नेतृत्व दिया, उनको संगठित किया, तो जमान शाह ने भी एक बार पंजाब पर अभियान किया। लेकिन वो पंजाब पर अभियान के दौरान आया तो ये कहा जाता है कि चिनाब नदी में उसकी कुछ तोपें गिर गई थी और बाद में उस चिनाब नदी से तोपों को निकाल करके रणजीत सिंह ने उसको वापस जमान शाह के पास पहुंचा दिया। तो इस बात से जमान शाह है वो रणजीत सिंह के इस व्यवहार से बहुत खुश होते हैं और उन्होंने एक प्रकार से पंजाब राज्य पर अपने अधिकार के दावे को रणजीत सिंह के पक्ष में छोड़ दिया और इसने एक प्रकार से रणजीत सिंह की जो जमान शाह के द्वारा जो दावेदारी की जा रही थी उसको भी एक प्रकार से वो दावेदारी समाप्त हो गई और अब रणजीत सिंह के पंजाब में सिख राज्यों की वैधता को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अफगान शासक जमान शाह की मदद से भी रणजीत सिंह को अपने राज्य का साम्राज्य विस्तार करने का मौका मिला या अपने राज्य की सीमाओं को विस्तारित करने का एक अवसर मिला। रणजीत सिंह न केवल एक अच्छा सेना नायक था, एक कुशल प्रशासक था, एक अच्छा कूटनीतिक था, बल्कि एक अच्छा स्टेट्समैन भी था और उसने अपने राज्य में, अपने एकीकृत सिख राज्य में कुशल प्रशासनिक, आर्थिक, न्यायिक और सैन्य संगठन विकसित किया। उसके अधीन जो प्रांतों के अधिकारी है वो नाजिम कहलाते थे और जिलों के अधिकारी करदार कहा जाता था। और रणजीत सिंह जिस नाम से अपनी सरकार चलाते थे वो सरकार कहलाती थी सरकार एक खालसा के नाम से वो उसकी सरकार है वो कहलाती थी। रणजीत सिंह ने जो पूरी सिख मिसलों को संगठित किया और सिखों को एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया या पंजाब को एक राजनीतिक पहचान दी, एक आइडेंटिटी प्रदान की, उसके पीछे बहुत बड़ा योगदान उस रणजीत सिंह के तैयार किए गए सैन्य ढांचे का था, यानी सैन्य संगठन को विकसित रूप में तैयार किया रणजीत सिंह ने। अब हम रणजीत सिंह के उसी सैन्य ढांचे पर बात करने जा रहे हैं। अगर रणजीत सिंह के सैन्य ढांचे पर हम बात करें तो कुछ बातें हमारे सामने उभर करके आती हैं कि सबसे पहले यूरोपीय प्रणाली पर फ्रांसीसियों की मदद से रणजीत सिंह ने सेना का संगठन किया, क्योंकि रणजीत सिंह इस बात से अच्छी और भली भांति परिचित थे क्योंकि परंपरागत जो भारतीय फौज है, जब किसी विदेशी शक्ति से अगर टकराना पड़ेगा तो परंपरागत भारतीय फौज है वो आधुनिक प्रशिक्षण और हथियारों से लैस है, पश्चिम की सेना का सामना नहीं कर सकती। इसलिए समय की परिस्थितियों के अनुसार उसके लिए आवश्यकता की एक ऐसी सेना का संगठन किया जाए जो पश्चिमी तौर तरीकों से प्रशिक्षित हो और जिसमें आधुनिक तोपखाने को भी युद्ध पद्धति में शामिल किया जाए। तो रणजीत सिंह ने उसी को आधार बना करके यूरोपीय प्रणाली पर आधारित सैन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था को अपने सैन्य संगठन में लागू किया और फ्रांसीसियों की मदद से एक आधुनिक सेना है उसको गठित करने के लिए उसको नेतृत्व प्रदान करने का कार्य है वो रणजीत सिंह के द्वारा किया गया। और रणजीत सिंह ने जो अपनी सेना का जो संगठन किया, अपनी सेना का जो मॉडर्नाइजेशन किया, उसमें उसने बहुत सारे विदेशियों की मदद ली। इसी अगर हम उनमें से कुछ नामों को रखें तो 1822 ईस्वी में जनरल वंतुरा और औलाड के नेतृत्व में रणजीत सिंह की जो फौज जो जानी जाती थी वो जानी जाती थी फौज एक खास के नाम से जानी जाती थी। तो फौज एक खास जो ये सेना थी वो पूरी तरह से पश्चिमी तौर तरीकों पर आधारित प्रशिक्षित सेना थी।
अगर इसके फौजें खास के हम संगठन की बात करें, उसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसमें 4 पैदल सेना की बटालियन थी, 3 घुड़सवार रेजिमेंट थी और 1 तोपखाना शामिल था। ये तोपखाने में उन्होंने मुसलमान तोपचियों को रख रखा था। इसके अलावा रणजीत सिंह की सेना में जो अलग अलग सामरिक रणनीतियों में महारत हासिल रखने वाले 39 विदेशी अफसर कार्यरत थे। इनमें हम रूसी, तुर्की, आर्मेनियाई, उसके अलावा जैसे कि फ्रांसीसी है, और ये बहुत सारे जो लोग हैं उसकी सेना में विदेशी अफसर के रूप में कार्यरत थे। उस समय रणजीत सिंह की फौज का जिस प्रकार से उसका ढांचा खड़ा किया गया, उसको प्रशिक्षण दिया गया और उसके साजो सज्जा पर जो ध्यान दिया जाता था, उसकी बदौलत रणजीत सिंह की फौज है वो एशिया की दूसरी सबसे ताकतवर फौज है वो बन जाती है। एशिया की सबसे प्रथम ताकतवर फौज उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज थी, यानी भारत में जो अंग्रेजों की फौज थी वो एशिया की सबसे ताकतवर फौज में आती थी, और एशिया में अगर दूसरी कोई ताकतवर फौज थी तो वो रणजीत सिंह की फौज शामिल होती थी। लेकिन रणजीत सिंह की फौज में सिर्फ सिख लोग ही उसकी सेना में शामिल नहीं थे, अपितु उसकी फौज में गोरखा, उड़िया, बिहारी, पठान, डोगरा और पंजाबी मुसलमान भी शामिल थे। इसके अलावा रणजीत सिंह ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में हिंदू और मुसलमानों को योग्यता के आधार पर महत्वपूर्ण पद दिए। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि रणजीत सिंह के समय जो उसके वैदेशिक मामलों को देखने वाले जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो थे अजीमुद्दीन, यानी जो एक मुसलमान थे, उन्होंने उसको अपना उन्होंने वैदेशिक मामलों का मंत्री है वो बना रखा था। इसके अलावा एक हिंदू थे जो उसके राजस्व संबंधी मामलों को देखा करते थे। तो इस प्रकार जो रणजीत सिंह है उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और धार्मिक आधार पर प्रशासनिक पदों को देने में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया। हालांकि देखने में रणजीत सिंह स्वयं सिख था और रणजीत सिंह के अधीन जिस पंजाब में जिस राजनीतिक शक्ति की स्थापना की गई उसके संदर्भ में ये कह दिया जाता है कि वो सिख राज्य था, एक लोकप्रिय नाम से, लेकिन वो अपनी प्रकृति में वो उस तरह का सिख राज्य नहीं था। उसमें अलग अलग धर्मों के लोगों का भी एक समावेश था और रणजीत सिंह अन्य धर्मों के लोगों के साथ भी बड़ी उदारता के साथ में पेश आया था। और रणजीत सिंह ने जिस प्रकार से अपने आसपास के इलाकों को जीता, उससे प्रभावित होकर के उस समय जो भारत की यात्रा पर आए फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जाकमा ने रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी शासक नेपोलियन बोनापार्टा से की है। तो रणजीत सिंह का जो ये सैन्य ढांचा था जिसने रणजीत सिंह को एकीकृत सिख राज्य का या एक पंजाब राज्य में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करने का काम किया। अब हम बात करते हैं कि रणजीत सिंह और कंपनी के बीच में संबंध कैसे थे, या जब भी मैं कंपनी की बात करूं तो उसका मतलब अंग्रेजों के संबंध कैसे थे। हम 1800 से 1839 ईस्वी के बीच के रणजीत सिंह और अंग्रेजों के संबंधों की पड़ताल है हम इस बिंदु के अंतर्गत करने जा रहे हैं। रणजीत सिंह सभी सिख राज्यों पर अपना स्वाभाविक अधिकारी मानता था, क्योंकि रणजीत सिंह को यह लगता था कि जब सभी मिसलों का रणजीत सिंह के अधीन एक राजनीतिक शक्ति के रूप में एकीकरण हो गया है, तो जो बिखरी हुई छोटी छोटी जो सिख रियासतें हैं जिसमें सिख लोग रहते हैं उस पर भी एक प्रकार से मेरा स्वाभाविक अधिकार है। और इसी बात को लेकर के रणजीत सिंह ने सतलज नदी के पश्चिम के सारे इलाकों पर सिख राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। और इसके बाद में रणजीत सिंह की जो सतलज नदी के पूर्व में जो सिख राज्य थे, सिखों की छोटी छोटी रियासतें थी, उनको वो अपने एकीकृत सिख राज्य में या पंजाब राज्य के अंतर्गत लाना चाहता था। और लेकिन जो सतलज के पूर्वी हिस्से वाले राज्य जिनको सिस सतलज भी कहा जाता है, सिस सतलज का तात्पर्य है सतलज के पूर्वी हिस्से वाले राज्य। जब सतलज के पूर्वी हिस्से वाले राज्यों पर रणजीत सिंह ने अपने अधिकार का दावा किया, लेकिन सतलज के पूर्वी हिस्से वाले जो राज्य है वो रणजीत सिंह के साथ है, वो नहीं आना चाहते थे। जब उनको लगा कि रणजीत सिंह उनके खिलाफ कोई आक्रामक सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं, तो सतलज के पूर्वी हिस्से वाले राज्यों ने एक प्रकार से कंपनी से संरक्षण की मांग की और कंपनी से प्रोटेक्शन देने की मांग की। कंपनी जो कि इसी मौके की तलाश में थी, कंपनी किसी भी हालत में ये नहीं चाहती थी कि रणजीत सिंह का पूरी प्रकार से एक प्रकार से उत्तर भारत में के सभी राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित हो जाए। उत्तर भारत के राज्यों की तात्पर्य पंजाब और उससे लगते हुए जो सिखों पर पूरी तरह से रणजीत सिंह अपनी प्रभुता का दावा करें, क्योंकि इससे ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक प्रभुत्व की जो गति लगातार बढ़ती जा रही थी, भारतीय क्षेत्रीय शक्तियों को वो अपने अधिकार क्षेत्र में लेती जा रही थी, उसकी सीमाओं का विस्तार हो रहा था। अगर वो रणजीत सिंह को इस संदर्भ में खुली छूट देती तो रणजीत सिंह ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भविष्य में बहुत बड़ी चुनौती बन सकती थी। तो
जब शीर्ष सतलज के राज्यों ने आगे चल करके कंपनी से रणजीत सिंह के खिलाफ संरक्षण की मांग की, तो एक ब्रिटिश अधिकारी डेविड ऑक्टरलोनी ने 1809 में सबसे पहले इस संबंध में घोषणा की कि शीर्ष सतलज के राज्यों पर रणजीत सिंह का किसी भी प्रकार का दावा है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा और वो कंपनी के संरक्षण में रहेंगे, अर्थात कंपनी पर उनकी प्रभुता है वो बरकरार रहेगी। उस समय जब थोड़ा सा तनाव बढ़ने लगा और ऐसे लगने लगा कि शीर्ष सतलज यानी सतलज नदी के पूर्व के राज्यों पर अधिकार के मुद्दे को लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी और रणजीत सिंह के बीच में कोई निर्णायक लड़ाई छिड़ सकती है, तो उस समय ही, लेकिन ना तो ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय रणजीत सिंह के साथ युद्ध करना चाहती थी और ना रणजीत सिंह ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कोई राजनीतिक लड़ाई लड़ना चाहते थे, क्योंकि दोनों के ही हित के लिए उस समय यह ठीक नहीं था। रणजीत सिंह को ये एहसास था कि अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अंग्रेजी जो फौज जो एशिया में तैनात है वो भारत की सबसे शक्तिशाली फौज है और उसके पास इतनी योग्य सेना नायक है कि शायद ही मैं युद्ध के मैदान में उसको पराजित कर पाऊं। दूसरी तरफ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर थे वो एक प्रकार से लॉर्ड वेलेस्ली के जो अभियानों के बाद एक कर्मण्यता की नीति पर चल रहे थे। वो भारतीय रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की नीति का पालन कर रहे थे। तो दोनों पक्षों की और से एक यथार्थवाद को समझते हुए एक बीच का रास्ता निकाला गया और उस बीच के रास्ते की परिणति के रूप में 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह और तत्कालीन बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो के बीच में अमृतसर की संधि होती है। इस अमृतसर की संधि के तहत कुछ बातें तय की जाती है, जिसमें यह कहा जाता है कि सतलज नदी के पश्चिम के राज्यों पर यानी सतलज नदी के पूर्व के भागों पर रणजीत सिंह है वो साम्राज्य का विस्तार कर सकता है, अर्थात उससे संबंधित क्षेत्रों को अपने राज्य में शामिल कर सकता है, लेकिन सतलज नदी के पूर्व के हिस्सों पर कंपनी का संरक्षण रहेगा, उन पर रणजीत सिंह अपने किसी भी प्रकार के अधिकार का दावा नहीं करेगा। इसके अलावा इसी अमृतसर की संधि से यह तय किया गया कि रणजीत सिंह के अधीन जो सिख शक्ति है जिसका आविर्भाव हुआ है और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ सद्भावनापूर्ण तरीके से पेश आएंगी और अगर कोई संकट के समय होता है तो एक दूसरे की मदद करने का प्रयास करेंगे जहां तक हो सके। तो ये अमृतसर की संधि थी जिसने प्रारंभिक तौर पर रणजीत सिंह और कंपनी को किसी महत्वपूर्ण लड़ाई में उलझने से बचा दिया और दोनों तरफ से यानी कंपनी ने भी राजनीतिक यथार्थवाद का परिचय दिया और रणजीत सिंह तो स्वयं दूरदर्शी था, कुशल कूटनीतिक था और उसने नवोदित जो सिख राज्य है जो पंजाब राज्य का उसके अधीन विकास हुआ था उसको ईस्ट इंडिया कंपनी से किसी भी प्रकार की लड़ाई में उलझे उससे उसने एक बीच का रास्ता निकाल करके बचा लिया था। और उसके बाद में जब उसको ईस्ट इंडिया कंपनी से यह आश्वासन मिल गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी रणजीत सिंह के अधीन जिस राज्य पर रणजीत सिंह का शासन किया जा रहा है उसके आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, तो रणजीत सिंह ने अपने अधीन पंजाब राज्य को सुदृढ़ बनाने के काम में वो लगातार लगा रहा। तो इस प्रकार ये अमृतसर की संधि की जब हम बात करते हैं तो 1809 ईस्वी की संधि थी। रणजीत सिंह ने कंपनी के संदर्भ में वास्तव में राजनीतिक यथार्थवाद का परिचय देते हुए ये संबंध बनाए थे। इसके बाद में 1838 ईस्वी में रणजीत सिंह कंपनी और अफगान शासक शाह शुजा के बीच में एक त्रिपक्षीय समझौता होता है और अगर समझौते की पृष्ठभूमि में जाएं तो उस समय इंग्लैंड की और रूस की शत्रुता है वो अंतर्राष्ट्रीय जगत में लगातार बढ़ रही थी। दोनों एक दूसरे को अपने प्रतिद्वंदी के रूप में देखते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को यह लगता था कि अगर पंजाब और अफगान में अगर रूस का प्रभाव बढ़ता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय साम्राज्य पर भी एक प्रकार का संकट पैदा हो जाएगा। तो तीनों ने आपस में सहयोग करने के लिए और एक दूसरे के खिलाफ वो किसी अन्य विदेशी शक्ति को यहाँ पर आमंत्रित नहीं करेंगे, इसी बात को लेकर के 1868 ईस्वी में रणजीत सिंह कंपनी और अफगान शासक शाह शुजा के बीच में एक त्रिपक्षीय समझौता होता है कि एक दूसरे के खिलाफ किसी षड्यंत्र में शामिल नहीं होंगे, किसी विदेशी को अपने राज्य में संरक्षण नहीं देंगे, ना अपने राज्य को उस विदेशी के संरक्षण में डालेंगे। इस तरह से रणजीत सिंह और कंपनी के बीच के जो संबंध है वो अमृतसर की संधि से परिचालित होकर और त्रिपक्षीय समझौते के माध्यम से सद्भावनापूर्ण ढंग से संचालित होते रहते हैं। और रणजीत सिंह की मृत्यु जून 1839 ईस्वी में होती है।
तब तक कंपनी ने अमृतसर की संधि की शर्तों का अक्षरशः पालना की, या हम उसे समझ सकते हैं कि कंपनी की चाहे मजबूरी रही हो, लेकिन फिर भी उन्होंने रणजीत सिंह को जो 1809 ईस्वी की अमृतसर की संधि में जो आश्वासन दिया था कि सिख राज्य के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, उस पर कंपनी ने अक्षरशः पालना की, भले ही उसके पीछे उसकी कुछ राजनीतिक परिस्थितियां या कुछ कारण है वो जिम्मेदार रहे हों। अब हम बात करते हैं कि 1839 से 1845 ईस्वी के दौरान के पंजाब के राजनीतिक घटनाक्रम के, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जून 1839 में जिसने सिखों को एक एकीकृत राजनीतिक शक्ति के रूप में तब्दील किया, पंजाब में सिख राज्य की स्थापना की, उस महान सेना नायक, उस कुशल प्रशासक रणजीत सिंह का 1839 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। जैसे ही रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है तो रणजीत सिंह की मृत्यु के साथ ही पंजाब में सत्ता और प्रभाव के लिए जो उसके जो सरदारों के जो गुट थे, उनमें आपस में षड्यंत्रों का और गुटबंदी का एक प्रकार से एक चक्र है वो प्रारंभ हो जाता है। अर्थात सरदारों की गुटबंदी और षड्यंत्रों का शिकार है वो पंजाब की राजनीति हो जाती है। इसके अलावा प्रांत में और जिलों में जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे राजस्व प्रशासन के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था की बहाल के लिए, वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं और वो किसानों से ज्यादा टैक्स की मांग करते हैं और उस टैक्स को केंद्रीय सरकार के पास वो नहीं पहुंचाते। तो इस प्रकार से रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में न केवल केंद्रीय जो सरकार है उसकी आय में गिरावट होती है, अपितु तेजी से जो एक विशाल फौज है, फौज खालसा के नाम से गठित की गई थी, उस फौज खालसा के खर्चों में भी अप्रत्याशित वृद्धि हो जाती है। अर्थात एक तरफ से सरदारों की गुटबंदी है, दूसरी तरफ से अधिकारियों का बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार है। इसके अलावा उस समय अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को भी ये लगने लग गया था कि रणजीत सिंह की अब मृत्यु हो गई है, उसके बाद में इतना कोई योग्य अधिकारी रह नहीं गया है, क्यों न समय के साथ है उस पंजाब को भी उसी प्रकार से निगल लिया जाए जिस प्रकार से अन्य क्षेत्रीय शक्तियों का हमने समापन किया है। तो इस प्रकार का एक दौर है वो रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में पंजाब में प्रारंभ होता है। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद के अगर हम सिखों की राजनीति को देखें, उसके दरबार की प्रकृति को देखें, तो उस समय सत्ता पर प्रभाव के लिए सरदारों के जो सिख सरदार थे उनके स्पष्ट रूप से दो गुट हैं वो उभर करके आते हैं। उसमें एक गुट है सिंधा वालिया, कुछ किताबों में उसको सिंघन वालिया भी कहा गया है। ये सिंधा वालिया ये पुश्तैनी सरदार थे, स्वयं रणजीत सिंह और उसके पिता महासिंह हैं, वो भी सिंधन वालिया सरदारों में ही आते थे। तो इस प्रकार से सिंधन वालिया जो सरदारों का गुट है, या हम जिसे सिंघन वालिया सरदारों का गुट कहें, वो सत्ता के साथ जुड़ा हुआ पुश्तैनी सरदारों का गुट था। और दूसरा एक और गुट था सिख सरदारों का, वो उसे हम कहते हैं डोगरा गुट। तो जब रणजीत सिंह की मृत्यु हुई तो बाद में सत्ता पर अपना प्रभाव जमाने के लिए इन दोनों गुटों के बीच में आपस में प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होती है। और इस प्रतिस्पर्धा का ये नतीजा था कि तेजी से एक के बाद एक शासक आते रहे, जाते रहे और उनकी या तो षड्यंत्रों के माध्यम से हत्या कर दी गई और कई चार शासक और 4 वजीर हैं। इस 1839 से और 1845 ईस्वी की अवधि के दौरान इन सिख सरदारों के दोनों गुटों की आपसी प्रतिद्वंदिता के चलते हुए सिख राज्य में या पंजाब राज्य में देखने को मिलते हैं। इस थोड़ी सी अवधि में जिन 4 शासकों का आना जाना हुआ उसमें सबसे पहले हम खड़क सिंह आए, उसके बाद में नौनिहाल सिंह सत्ता में आते हैं, फिर शेर सिंह आते हैं और उसके बाद में दिलीप सिंह 1843 ईस्वी में अंतिम रूप से पंजाब के शासक है वो बनते हैं। और इसके अलावा 4 वजीर इसी दौरान आते हैं, जैसे ध्यान सिंह डोगरा, ये खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह और शेर सिंह के समय में सिख राज्य के वजीर रहते हैं। इसके बाद में आए हीरा सिंह डोगरा, ये दिलीप सिंह के समय में ये सिख राज्य के वजीर रहते हैं। और इस प्रकार से अगर हम इन दोनों वजीरों को देखें, यानी ध्यान सिंह डोगरा और हीरा सिंह डोगरा, तो 1839 से और 1843 तक एक प्रकार से सिखों की राजनीति पर डोगरा सरदारों का गुट है, डोगरा सरदारों का जो वर्चस्व है वो बरकरार रहता है। इसको लेकर के सिंधन वालिया सरदार हैं, उन्होंने वो अत्यधिक आहत हुए क्योंकि उनको लगता था कि वो पुश्तैनी सरदार हैं और पुश्तैनी सरदार होने के नाते सत्ता के सबसे ज्यादा नजदीक, सत्ता में सबसे ज्यादा प्रभाव है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन डोगरा सरदारों ने जिस प्रकार से रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद जो शासक बनाए और वजीर के पद का उन्होंने भोग किया, एक प्रकार से उन्होंने
सिंधन वाले सरदारों को अपना प्रबल शत्रु है वो बना लिया। और सिंधन वाले सरदारों ने जब भी मौका मिला उन्होंने डोगरा सरदारों को, जो डोगराओं के जो वजीर थे, उनको मौत के घाट उतारने का काम किया। तो इस प्रकार से सिखों के जो राज्य में आंतरिक अराजकता, अव्यवस्था कायम होगी। इसके अलावा जब हम बात करें कि हीरा सिंह डोगरा के बाद में जो वजीर आए वो थे जवाहर सिंह। ये दिलीप सिंह के मामा थे और दिलीप सिंह की जो माँ थी जिंदन कौर, उसके ये एक प्रकार से भाई थे। इसके बाद में लाल सिंह दिलीप सिंह के समय में ही ये वजीर हैं वो देखने को मिलते हैं। तो इस समय जब एक के बाद एक शासक आए और एक के बाद एक वजीर आना जाना इनका क्रम बना रहा, तो इसी समय फौज ए खालसा जो पहले राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेती थी, उसने जब इस प्रकार से पंजाब में राजनीतिक अव्यवस्था देखी, अराजकता देखी, सत्ता के लिए आंतरिक षड्यंत्र देखा, सत्ता के लिए जो गृह युद्ध हो रहा था वो देखा, सत्ता के लिए सरदारों की गुटबंदी देखी, सत्ता के लिए जो खून की होली खेली जा रही थी उसको जब अपनी आंखों से देखा, तो सेना ने प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक हस्तक्षेप किया और ये सेना है वो राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो गई और कई वजीरों को सत्ता से हटाने में, कई शासकों को सत्ता से हटाने में इस फौज ए खालसा ने निर्णायक भूमिका निभाई। अब फौज ए खालसा है वो पूरी प्रकार से शासन तय करने में लगी हुई थी, इसके अलावा राजनीतिक गतिविधियों में वो सक्रिय रूप से भाग ले रही थी। तो इस प्रकार से जो फौज ए खालसा वो केवल युद्ध के समय में जो काम आती थी, अब वो राजनीतिक गतिविधियों में सक्रियता से भाग लेनी प्रारंभ है वो हो जाता है। ये वो सब परिस्थितियां थी जो अंग्रेजी हस्तक्षेप को निमंत्रण दे रही थी कि पंजाब राज्य की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करें। पंजाब इस प्रकार से आंतरिक रूप से इतना खोखला हो गया है, पंजाब में इतनी गुटबंदी और इतने षड्यंत्र हो गए हैं कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आसानी से इस महत्वपूर्ण राज्य को अपनी सामरिक सुरक्षा के लिए भी इस महत्वपूर्ण राज्य को अंग्रेजी प्रभाव क्षेत्र में ले सकती है और ऐसा करना उनके लिए आवश्यक भी था। इसके लिए उस समय कुछ सामरिक कारण थे जो ये परिस्थिति पैदा कर रहे थे कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को पंजाब को अपने प्रत्यक्ष अधिग्रहण में ले लेना चाहिए। जब मैं सामरिक कारण की बात करता हूं तो इसका तात्पर्य यह है, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि रूस का जो प्रभाव है वो एशिया के यानी विशेष तौर पर दक्षिण के देशों में बढ़ता जा रहा था और दक्षिण के देशों में रूस का बढ़ता हुआ प्रभाव है वो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक खतरा पैदा कर सकता था और पंजाब को इसलिए जीतना अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए आवश्यक हो गया था ताकि पंजाब में किसी भी प्रकार से रूसी प्रभाव की स्थापना है वो नहीं हो सके। तो इन्हीं संदर्भों में, इन्हीं परिस्थितियों में देखा जाए तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका पंजाब में राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए एक अवसर, एक परिस्थिति है वो पैदा हो गई थी। जब हम बात करें कि 1839 से 45 के दौरान कंपनी पंजाब की स्थितियों को किस प्रकार से देख रही थी या ऐसा कुछ उसने कुछ ऐसे कार्य किया जिसके कारण से पंजाब में जो उसकी घरेलू राजनीति थी वो एक विस्फोट के मुहाने पर आकर के खड़ी हो जाती है, तो हम इसी को समझने का प्रयास है इस बिंदु के माध्यम से करने जा रहे हैं। जब हम बात करते हैं कि 1839 से 45 के दौरान कंपनी की पंजाब के संदर्भ में नीति क्या थी या उसने कौन सी ऐसी उत्तेजक गतिविधियां की जिसके कारण से प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है उसका शुभारंभ हुआ, तो हम सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बदली परिस्थितियों में पंजाब में हस्तक्षेप करना जरूरी हो गया था। कंपनी को पूर्ण सुरक्षा के लिए आवश्यक था। इसके अलावा रूस के हस्तक्षेप की संभावना बढ़ रही थी, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा। कंपनी के अधिकारियों की पंजाब में भ्रष्ट सरदारों के साथ सांठगांठ हो गई थी और वो पंजाब के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी करने लग गए थे। इसी समय आग में घी डालने का काम है वो 1844 ईस्वी में होता है जब मेजर ब्रैडफुट लुधियाना जाकर के उत्तेजक बयान देते हैं और वो ये कहते हैं कि इस सिख राज्य की स्वतंत्रता अब कुछ दिनों की ही लिए शेष रह गई है। तो इससे जो सिख राज्य की उस समय सबसे बड़ी वफादार और सबसे बड़ी जो देशभक्त शक्ति थी फौज ए खालसा, उसमें तीव्र प्रतिक्रिया होती है और उनको लगता है कि
अगर मेजर ब्रूडफुट सिख राज्य की स्वतंत्रता को कुछ देर में ही समाप्त होने से संबंधित बयान दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ब्रिटिश है वो पंजाब पर हमला करने वाले हैं। तो इसी बीच एक और अफवाह फैलती है 1845 ईस्वी के बसंत में, यानी मार्च अप्रैल के महीने में जाकर के एक और अफवाह है वो तेजी से फौज खालसा के बीच में फैलती है। पंजाब में सभी सिखों के बीच में इस अफवाह को तेजी से बल मिलता है कि पुल बनाने के काम में आने वाली कुछ नावें हैं वो बंबई से सतलज के किनारे फिरोजपुर के लिए भेजी गई है, और न केवल फिरोजपुर के लिए कुछ नावें भेजी गई है बल्कि वहां पर ब्रिटिशों ने, अंग्रेजों ने कुछ अतिरिक्त रेजिमेंट हैं, अतिरिक्त बैरकें बना ली हैं और नावों के माध्यम से ब्रिटिश फौज है उसको वहां पर भेजा जा रहा है सतलज नदी को पार करके, ताकि जब उचित समय आने पर पंजाब पर हमला करके पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाए। तो जब इस प्रकार की अफवाहें फैली और इस प्रकार की जब उत्तेजक गतिविधियां हुई और ब्रिटिश अधिकारियों के जब सिखों के अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ के कुछ समाचार मिले तो पंजाब में फौज खालसा में एक तीव्र प्रतिक्रिया होती है और फौज खालसा को यह लगने लगा कि अगर हमने इस समय कोई कार्रवाई नहीं की तो कुछ समय के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पंजाब को अपने राजनीतिक प्रभाव में ले सकती है। तो जो देश की देशभक्ति जो शक्ति थी, वफादार जो शक्ति थी फौज खालसा है वो अंग्रेजों के खिलाफ है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है उसकी शुरुआत कर देती है। जब हम प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने उसके कारणों की बात की तो कंपनी की महत्वाकांक्षा भी इसमें बहुत बड़ा कारण थी। पंजाब का सामरिक महत्व था, सिख सेना में कंपनी की गतिविधियों को लेकर जो बेचैनी पैदा हो गई थी वो भी एक कारण था, और सरदारों की आपसी गुटबंदी है उसने भी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध को जन्म दिया। दिसंबर 1845 ईस्वी से इस युद्ध की शुरुआत हो जाती है। उस समय तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हॉर्डिंग, और कंपनी के इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रधान सेनापति थे सर ह्यू गफ। इस युद्ध में प्रारंभिक तौर पर 4 लड़ाइयां लड़ी जाती हैं जिन्हें क्रम से हमें याद रखना है। वो लड़ाइयां थी मुदकी की लड़ाई, फिरोज शाह की लड़ाई, बुद्धवाल की लड़ाई, या कहीं कुछ किताबों में बुद्धिवाल भी मिलता है या बुद्धिवाली भी मिलता है, इसके अलावा आलीवाल। तो 4 क्रम से जो लड़ाइयां हुई वो थी मुदकी की लड़ाई, फिरोज शाह की लड़ाई, बुद्धवाल की लड़ाई और आलीवाल की लड़ाई। लेकिन इन चारों लड़ाइयों का प्रारंभ में कोई निर्णय नहीं निकला क्योंकि फौज खालसा भी उस समय अच्छी खासी संगठित थी, अच्छा खासा नेतृत्व था, और वो फौज खालसा में सबसे अच्छा जो गुण था वो ये था कि पंजाब राज्य के प्रति देशभक्ति की भावना, उसकी स्वतंत्र प्रकृति का व्यवहार, और किसी भी हालत में वो शत्रु के सामने झुकने को तैयार नहीं थी। तो प्रारंभिक 4 लड़ाइयों में फौज खालसा ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सशक्त चुनौती दी। जब इन 4 लड़ाइयों का कोई परिणाम नहीं निकला तो अंतिम निर्णायक युद्ध है उसे सबराऊ की लड़ाई के नाम से जाना जाता है, जो 10 फरवरी 1846 ईस्वी को हुआ। इस समय जो सिख सेना है उसको फौज खालसा को इस सबराऊ की लड़ाई में पराजय का सामना करना पड़ता है। लेकिन फौज खालसा को जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने जो इस निर्णायक लड़ाई में पराजय का सामना करना पड़ता है, उसमें फौज खालसा की कमजोरी के कारण से उसको पराजय का सामना नहीं करना पड़ता, अपितु उस समय जो सिख राज्य के जो वजीर थे लाल सिंह और फौज खालसा के जो सेनापति थे वो तेज सिंह, उनके विश्वासघात के कारण से सिख सेना की पराजय होती है, यानी सिखों की पराजय होती है। क्योंकि फौज खालसा को सुरंग खोद करके उसके माध्यम से युद्ध में विजय हासिल करने में पारंगतता हासिल थी, लेकिन उसकी जो इस सुरंग खोद करके युद्ध करने की नीति का जो भेद है वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को इस लाल सिंह और तेज सिंह के द्वारा उजागर कर दिया जाता है, जिसके कारण से फौज खालसा का इस सुरंग नीति का जो भेद है वो समय से पहले खुल जाता है, और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उसको इस कारण से, अर्थात उसको सिखों को अपने वजीर और अपने सेनापति के विश्वासघात के कारण से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने निर्णायक लड़ाई में पराजय का सामना करना पड़ता है। जब सबराऊ की लड़ाई में जब सिख सेना की पराजय हो जाती है, सिखों की पराजय हो जाती है, तो इसके परिणाम स्वरूप अर्थात इस युद्ध के बाद के घटनाक्रम को तय करने के लिए सबसे पहले लाहौर की संधि होती है। यह संधि 8-9 मार्च 1846 ईस्वी को कंपनी और सिखों के बीच में हुई। इस संधि में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए, या मैं कहूँ कि यह संधि इतनी महत्वपूर्ण थी कि एक प्रकार से जो सिखों की राजनीतिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता है वो एक प्रकार से समाप्त होने के कगार पर इस संधि के माध्यम से आ गई थी। इस संधि के अगर मुख्य प्रावधानों की मैं जब बात करूं
तो जो उस समय सिखों के जो महाराज थे यानी दिलीप सिंह जो अल्पवयस्क थे, उन्होंने सतलज पार के समस्त प्रदेशों पर से अपना दावा छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि न केवल मैं अपितु मेरे आने वाले उत्तराधिकारियों में से कोई भी सतलज पार के प्रदेशों पर कोई दावा है वो प्रस्तुत नहीं करेगा और ये प्रदेश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में रहेंगे। दूसरा, इस संधि के तहत जो बात तय की गई वो ये थी कि सिखों से कश्मीर लेकर 50 लाख रुपए में डोगरा राजा गुलाब सिंह को दे दिया गया। इसके अलावा अमृतसर में सिख रेजिमेंट स्थापित की गई, लाहौर में ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति की गई। यहां पर ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति करते समय वो ही पुरानी बात दोहराएगी कि लाहौर में ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति सिर्फ कंपनी की शर्तों का पालन करवाने के लिए की जा रही है और ये ब्रिटिश रेजिडेंट है वो सिख राज्य के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्रिटिश रेजिडेंट ने हमेशा संबंधित राज्य के आंतरिक मामलों में न केवल हस्तक्षेप किया तो कुछ समय के बाद उसकी समस्त शक्तियों का ही अधिग्रहण कर लिया। इस लाहौर की संधि के अगर पांचवें प्रावधान की बात करें तो सिख सेना का आकार है वो बहुत सीमित कर दिया गया, उसे 12,000 घुड़सवार और 20,000 पैदल तक सीमित कर दिया गया। दिलीप सिंह को कंपनी ने सिखों का राजा है, पंजाब का राजा है वो स्वीकार कर लिया। इसके बाद में बहरोवल की संधि हुई दिसंबर 1846 ईस्वी में। इस बहरोवल की संधि में ब्रिटिश रेजिडेंट को सिखों के सभी सैनिक और असैनिक अधिकार है वो दे दिए गए, अर्थात जो भी पंजाब राज्य की राजनीति से संबंधित जो भी सैनिक और असैनिक कार्य किए जाएंगे वो ब्रिटिश रेजिडेंट के माध्यम से किए जाएंगे, अर्थात ब्रिटिश रेजिडेंटों को पंजाब राज्य का एक प्रकार से सर्वे सर्वा बना दिया गया। अब जैसे ही ये बहरोवल की संधि हुई वो एक प्रकार से सिख राज्य की और पंजाब राज्य की स्वतंत्रता और स्वायत्तता की समाप्ति की घोषणा थी, लेकिन अभी भी काफी कुछ किया जाना शेष था क्योंकि फौज-ए-खालसा ने इस प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में जो पराजय मिली थी उसको मन से कभी स्वीकार नहीं किया और उसका यही प्रयास था कि किस प्रकार से उपयुक्त समय मिलने पर इस लाहौर की संधि के प्रावधानों से और बहरोल की संधि के प्रावधानों से स्वतंत्रता मिले, किस प्रकार से इनसे निजात पाया जाए ताकि सिख राज्य फिर से अपनी स्वतंत्रता का उपभोग है वो कर सके। तो जब हम द्वितीय युद्ध की बात करते हैं तो द्वितीय युद्ध 1848 से 1849 ईस्वी में हुआ दोनों पक्षों के बीच में। लेकिन अगर इस द्वितीय युद्ध के हम बैकग्राउंड की बात करते हैं, अर्थात जब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 ईस्वी में हुआ उसके बाद में 2 साल का समय मिला। इस समय फौज-ए-खालसा पूरे मन में ये मान करके बैठी हुई थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में जो पराजय हुई थी उसको वो भूल नहीं पाई थी, क्योंकि वो देशभक्त सेना थी और किसी भी हालत पर अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता को गिरवी रखना नहीं चाहती थी। अगर स्वतंत्रता स्वायत्तता कुछ गिरवी रख भी दी गई तो स्वतंत्रता स्वायत्तता को प्राप्त करने के लिए वो निरंतर प्रयासरत थी। इसी से दूसरी तरफ से अंग्रेज है पूरी तरह से पंजाब राज्य को प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन में मिलाने के पक्ष में तैयार थे, सिर्फ वो बहाने की तलाश कर रहे थे। इसी समय क्या होता है कि 1848 ईस्वी में 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलते हैं। 1846 ईस्वी की बहरोवल की संधि से लाहौर में जो ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति की गई वो थे लॉरेंस को ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया गया, लेकिन 1848 में पंजाब में लॉरेंस की जगह फ्रेडरिक क्यूरी की रेजिडेंट के रूप में नियुक्ति की जाती है और लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनकर के आता है। ये दोनों यानी लाहौर का नए नियुक्त किए गए ब्रिटिश रेजिडेंट और भारत के जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड डलहौजी है वो साम्राज्यवादी सोच का प्रतीक थे और साम्राज्यवादी सोच का प्रतिनिधित्व करते थे। उनका ये मानना था कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय क्षेत्रों को अब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाना चाहिए और लॉर्ड डलहौजी की नीति से आप सभी वाकिफ है कि लॉर्ड डलहौजी ने इतनी तेज गति से साम्राज्यवादी अभियान चलाया कि जिन राज्यों के साथ जो संधि समझौते किए थे उनको ये निकेन प्रकार ने उन्होंने प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन में न केवल शामिल किया अपितु एक प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्यिक विस्तार को जितना मैक्सिमम से हो सकता था मैक्सिमम हर प्रकार के नैतिक अनैतिक उपायों के सहारे उसको साम्राज्यिक प्रसार को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। तो लॉर्ड डलहौजी भी किसी भी हालात में पंजाब की स्वतंत्रता को नाम मात्र की भी स्वतंत्रता को ज्यादा दिन तक स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। लॉर्ड डलहौजी और फ्रेडरिक क्यूरी सिर्फ एक भाईने की तलाश में थे कि किस प्रकार से कोई छोटा सा भाईना मिल जाए और उसके आधार पर बाद में पंजाब को पूरी तरह से हम हस्तगत कर लेंगे। तो अगर हम द्वितीय युद्ध के तात्कालिक कारण की बात करें तो उसी समय क्या होता है कि
कि मुल्तान के गवर्नर मूलराज से जो लाहौर के दरबार के द्वारा एक बहुत बड़ी रकम की मांग की जाती है, लेकिन मुल्तान के गवर्नर जब उस राशि को देने से इनकार कर देते हैं तो जो लाहौर के दरबार में जो ब्रिटिश रेजिडेंट थी वो मुल्तान के गवर्नर मूलराज को उसके पद से हटा करके काहन सिंह को मुल्तान का गवर्नर बना करके भेजते हैं और 2 ब्रिटिश अधिकारियों को भी उसके साथ भेजते हैं। जब इस बात का समाचार मुल्तान में मिलता है तो मुल्तान में विद्रोह हो जाता है और दोनों ब्रिटिश अधिकारियों की भी हत्या कर दी जाती है। इसी समय हजारा के गवर्नर छत्र सिंह है, उनका भी विद्रोह हो जाता है। अब बाद में मुल्तान के गवर्नर मूलराज के विद्रोह को दबाने के लिए जब शेर सिंह जो कि उस समय सिख राज्य का वजीर था, शेर सिंह को भेजा जाता है, तो शेर सिंह है स्वयं बाद में मुल्तान के गवर्नर मूलराज और छत्र सिंह से मिल जाता है और वो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह है उसको विद्रोह की शुरुआत कर देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मुल्तान के गवर्नर मूलराज का विद्रोह और हजारा के गवर्नर छत्र सिंह अटारी वाला के विद्रोह के कारण से सिख जनता का जो पहले से ही ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों से परेशान थी और फौज खालसा जो स्वयं भी मौके की तलाश में थी कि किस प्रकार से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्ता के लिए लड़ाई छेड़ी जाए। तो मुल्तान और हजारा के जो गवर्नरों के जो विद्रोह हुए उन्होंने वो उपयुक्त स्थिति प्रदान की, ईस्ट इंडिया कंपनी को भी बहाना दिया और पंजाब की जो फौज है उसको भी बहाना दिया कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध करे और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी ये बहाना दिया कि वो पंजाब का अंतिम रूप से अधिग्रहण कर लिया। जब चारों तरफ से सिख राज्य में कंपनी के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह होने लगे तो उस समय लॉर्ड डलहौजी ने यह घोषणा की कि अगर पंजाब के सिख लोग युद्ध चाहते हैं तो हम युद्ध करेंगे और हम उसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि इसके बाद में पंजाब की स्वतंत्रता है उसका पूरी तरह से समाप्त कर दी जाएगी। तो इन्हीं परिस्थितियों में युद्ध की शुरुआत हो जाती है। पहले रामनगर की लड़ाई होती है और उसके बाद चिलियावाला का युद्ध होता है। जब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की मैं बात कर रहा हूं तो इस समय प्रारंभिक 2 युद्धों में यानी रामनगर की लड़ाई के समय और चिलियावाला के युद्ध में उस समय अंग्रेजी फौज के प्रधान सेनापति वही ह्यू गफ रहते हैं। लेकिन सबसे अंत में जो निर्णायक युद्ध हुआ उसको गुजरात का युद्ध हुआ, जिसे जो कि 1849 ईस्वी में हुआ। इसे तोपों का युद्ध भी कहा जाता है यानी गन ऑफ बैटल्स का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में जो कंपनी की फौज का नेतृत्व है वो चार्ल्स नेपियर ने किया। तो चार्ल्स नेपियर क्योंकि उस समय भारत का प्रधान सेनापति है वो नियुक्त किया जा चुका था। तो गुजरात का युद्ध और तोपों का युद्ध वो निर्णायक युद्ध था जिसमें फौज खालसा को निर्णायक हार मिली और इसके बाद में पूरी तरह से सिख राज्य है उसका उन्मूलन कर दिया गया। और सिख राज्य का न केवल उन्मूलन कर दिया गया अपितु जो पंजाब राज्य है उसको लॉर्ड डलहौजी ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के चलते प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया। जब हम इसके अंतिम परिणामों की बात करते हैं, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की बात करते हैं या पूरे के पूरे हम कहें कि दोनों आंग्ल सिख युद्धों के अंतिम परिणाम की अगर हम बात करें तो 29 मार्च 1849 को पंजाब को ब्रिटिश राज्य में शामिल कर लिया जाता है। दिलीप सिंह को 50,000 रुपए की वार्षिक पेंशन देकर के उसको शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन भेज दिया जाता है। इसके अलावा पंजाब का प्रशासन कमिश्नरों के एक बोर्ड को सौंप दिया जाता है। तो इस प्रकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी साम्राज्यवादी सोच के चलते हुए और पंजाब में रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद 1839 के बाद में जो राजनीतिक अराजकता, अव्यवस्था, सरदारों की गुटबंदी जो पैदा हुई थी उसके कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी को भी वो मौका दे दिया था, जिसके कारण से पंजाब का ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा विलय किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रत्यक्ष अधिग्रहण किया गया। और ये प्रत्यक्ष अधिग्रहण की प्रक्रिया 2 युद्धों के माध्यम से संपन्न हुई और इसमें अंतिम योगदान लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति ने दिया। इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पंजाब को विजित किया गया। जब हम बात करते हैं इस टॉपिक से संबंधित कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की, तो इससे परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं वो ये पूछे जा सकते हैं कि रणजीत सिंह के प्रशासन से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रणजीत सिंह किस नाम से सरकार चलाते थे, सरकार खालसा, उसकी फौज का क्या नाम था और उसने किन के नेतृत्व में, वंतुरा और ओलार्ड के नेतृत्व में अपनी सेना का संगठन किया था। इसके अलावा उसके प्रांत के अधिकारी क्या कहलाते थे, सिख कितनी मिसलों में विभाजित थे, रणजीत सिंह शुक्रचकिया मिसल का शासक कब बनता है, रणजीत सिंह का राज्याभिषेक कब हुआ, अमृतसर की संधि कब और किसके बीच में हुई, त्रिपक्षीय समझौता कब हुआ, रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई, रणजीत सिंह के बाद में जो 4 शासक बने उनका क्रम पूछा जा सकता है, आरोही अवरोही क्रम पूछा जा सकता है। और रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में जो डोगरा जो वजीर बने थे उनका क्रम पूछा जा सकता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है उसका तात्कालिक कारण क्या था, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की महत्वपूर्ण लड़ाइयों के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा लाहौर की संधि, भैरवल की संधि से संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे
पूछे जा सकते हैं और अक्सर पूछे जाते रहे हैं। इसके अलावा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय अंग्रेजों का प्रधान सेनापति कौन थे, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, और पंजाब का ब्रिटिश राज्य में अधिग्रहण कब किया गया, दिलीप सिंह के साथ क्या हुआ, दिलीप सिंह को कितने की पेंशन देकर के भेजा गया, कश्मीर के साथ क्या हुआ, इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के संकल्पनात्मक और तथ्यात्मक प्रश्न है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए मुझे ये उम्मीद है कि आप सभी को ये व्याख्यान है बेहद पसंद आया होगा और इसने आंग्ल सिख संबंधों पर गहराई से प्रकाश डालने का प्रयास है। परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से और एक समझ की दृष्टिकोण से भी इस व्याख्यान के माध्यम से मैंने प्रयास किया है। लेकिन अगर फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो इस टॉपिक से संबंधित तो आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या ईमेल पर भी आप मुझे मेल कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन से संबंधित कोई आपको कुछ और तथ्यात्मक जानकारी आपको चाहिए या आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा जानकारी ऐड करवाना चाहते हैं तो भी आपके सुझाव है वो सादर आमंत्रित है। इसी के साथ आज का हमारा जो व्याख्यान है यहीं पर समाप्त होता है। आपने ध्यान से सुना, धैर्यपूर्वक सुना, आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी को बहुत बहुत विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार, जय हिंद।